जी नाजरीन, इंडियन फिल्म धुरंधर के 3 बुनियादी कैरेक्टर हैं। उनमें से 2 तो इस दुनिया में नहीं रहे। मिसाल के तौर पर रेमान बलोच या रेमान डकैत और पुलिस अफसर चौधरी असलम, और तीसरा एम कैरेक्टर था। उसके बाद भी हम देखते हैं कि आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं, जैसे उज़ैर बलोच का कैरेक्टर डाला गया है, बाबू डकैत का है, और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर 3 बुनियादी कैरेक्टर इस फिल्म में हैं। उसमें से जो रेमान डकैत का जो कैरेक्टर था वो अक्षय खन्ना को दिया गया था, और चौधरी असलम का संजय दत्त को। इसी तरह एक जो बुनियादी कैरेक्टर था, उस वक्त भी वो अवामी नुमाइंदा थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रुकन कौमी असम्बली थे, और आज भी इत्तेफाक की बात है वो अवामी नुमाइंदा हैं और रुकन कौमी असम्बली हैं, ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। उसका कैरेक्टर राकेश बेदी ने अदा किया था। राकेश बेदी जो एक मज़ाया जो है ना वो रोल में आता है, लेकिन इस मरतबा उन्होंने इस कैरेक्टर को अदा किया था। वो कैरेक्टर मारूफ सब जानते हैं, उसको लियारी में सरदार नबील गबूल के नाम से जाना पहचाना जाता है। आज वो हमारे साथ हैं। हम उनसे ये पूछेंगे, चूँकि उनका दावा यह है कि उनकी किरदार कुशी की गई। किरदार कुशी तो बहुत सारे लोगों की गई है फिल्म में। यकीनन लियारी के पूरे लियारी की किरदार कुशी की गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी किरदार कुशी की गई है, इसी तरह कई शख्सियात भी। लेकिन सरदार नबील गबूल हम देखते हैं कि वाकई इस फिल्म में खासा मुतासिर रहा है। वो हमारे साथ हैं। हम उनसे ये पूछेंगे कि वो इस मुताल्लिक क्या कहेंगे, क्या ऐसी बातें थीं, क्या ऐसी चीज़ें थीं जो वो समझते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए थी, उसकी किरदार कुशी की गई है। सरदार नबील गबूल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। सरदार साहब, धुरंधर मूवी देखने के बाद या उससे मुताल्लिक बातें सुनने के बाद पहला रिएक्शन आपका क्या था? मुझे याद है कि मुझे एक हमारे काउंसलर हैं कलाकोट से, आमिर काउंसलर, उसने मुझे फ़ोन किया कि साहब एक मूवी आई है जिसमें लियारी का भी जिक्र है, रहमान का भी जिक्र है, आपका भी जिक्र है। तो उसने एक छोटा सा क्लिप मुझे भेजा। वो मैंने देखा तो मैंने उसको इतना सीरियस नहीं लिया। मैंने कहा पता नहीं क्या वो मूवी पे। ट्रेलर देखा, ट्रेलर में थोड़ा बहुत समझ आया क्या है। फिर मूवी तो आपको पता है बैंड है, तो वो जब मूवी रिलीज़ हुई तो लोगों ने बाकायदा उसका जो है ना एक ऐप से निकाल कर वो भेजा, तो वो फिर मैंने देखा। देखो, मूवी को कभी सीरियस नहीं लेना चाहिए। मूवी जो है ना एक फिक्शन होता है। मुझे जो दुख है कि लियारी को, मेरे लियारी को बदनाम जिस तरह किया, मेरे लियारी को ये शो किया कि एक टेररिस्ट हब है, और लियारी के हवाले से जो चीज़ें दिखाई गई, मतलब आप ख़ुद लियारी के हो, इस वक्त हम लियारी में बैठे शाबिक लेन में, और कभी आपने भी नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा होगा कि यहाँ पर स्लीवलेस लड़कियाँ घूम रही हैं। कभी आपने नहीं देखा होगा कि यहाँ पर जो है डिस्को में डांस हो रहा है, लड़कियाँ और लड़के डांस कर रहे हैं। कभी आपने ये सारी चीज़ें नहीं देखी होंगी जो उस फिल्म में दिखाया। एक तो हम लियारी वाले आदाब नहीं करते हैं, हम लखनऊ के नहीं, हम लियारी के हैं, हम सलाम करते हैं चिया लेते ही। तो मकसद ये है कि एक इन्होंने रिसर्च सही नहीं किया। जहाँ तक लियारी की स्टोरी इन्होंने बताई कि लियारी में नो डाउट एक वक्त था, आप भी उस वक्त से मुतासर थे, हम भी मुतासर थे, जब एक गैंग वॉर का दौर था 2009, 10, 11, 12 तक जो है 3-4 साल, वो दौर बिल्कुल अपनी जगह था। लेकिन अगर उस पर सही रिसर्च करते तो वो दौर रहमान के बाद शुरू हुआ, रहमान के होते हुए ये दौर नहीं था। तो आगे आप जो सवाल करेंगे मैं फिर आगे आपको बताऊंगा कि गैंग वॉर शुरू कैसा हुआ। जहाँ तक मेरे रोल के बारे में आपने बताया, मैं ज़िंदगी में हमेशा दबंग रोल अदा किए मैंने, और लियारी के हवाले से भी आप कह सकते हो कि दबंग रोल था। लियारी के हवाले से आप लोगों को याद होगा कि मैं वाहिद बंदा था एक MNA होते हुए कि मैं इनको चैलेंज करता था गैंग वॉर वालों को, और मैं बाकायदा इनके एरिया में अकेला आता था। और मेरा एक आप वॉइस देखना तो गाइड ऑफ कराची जो अमेरिकन चैनल है, उसमें दिखाया कि जब इन्होंने चैलेंज किया कि नबील गबूल लियारी में आएगा तो हम इसको ज़िंदा जाने नहीं देंगे, तो आप ही के मीडिया के कुछ लोगों ने कहा कि आप लियारी खुद नहीं जाते तो हम कैसे जाएं। मैंने कहा चलो मैं तुम लोगों को ले जाता हूँ।
मैं इनको लेकर आया इधर, ये सामने ही, ये अली होटल के सामने वो हालात थे जब मैं वहाँ पे पहुँचा। और मेरे साथ कौन था इस कैरेक्टर में, इस फिल्म में उसका कैरेक्टर भी है, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो अब पुलिस में थे और अल्लाह को प्यारे हो गए, चौधरी असलम साहब। तो जब मैं यहाँ उसमें सरदार साहब आएंगे, अभी तो हम फिल्म पर मरकूज रखें कि फिल्म में आपके साथ जो फिल्म में जो ज्यादती की है, क्या ऐसी बातें थी? मिसाल के तौर पर हम कहें कि ठीक है, रहमान को अक्षय खन्ना दिया गया और चौधरी असलम को संजय दत्त दिया गया, बड़े बड़े नाम हैं, और आपको राकेश बेदी जो एक मतलब एक मज़ाहिया फनकार है, ये भी एक हाँ देखो ना, वो कहता है, राकेश बेदी कहता है अपने एक इंटरव्यू में कि मेरी शक्ल नबील गौल से मिलती है। अच्छा। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा मैसेज उनके जो डायरेक्टर हैं, आदित्य इसका कोई डायरेक्टर है, उस तक पहुँचे कि भाई पार्ट 2 आप बना रहे हो तो मेरा रोल कोई दबंग बंदे को देना, किसी कॉमेडियन को नहीं देना, क्योंकि इस पूरे 3-4 साल में मेरा दबंग रोल रहा है और मेरा मेन कैरेक्टर था और मैंने ही इनके जो गैंग वॉर के ख़ात्मा में मेरा अहम रोल था, पुलिस के साथ और पाकिस्तान रेंजर्स के साथ। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने मेरे कैरेक्टर के साथ इंसाफ नहीं किया है। तो बहरहाल अब वो इंडिया का एक पॉलिसी है कि पाकिस्तान को बदनाम करना, लियारी को बदनाम करना, जो कि लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं। कम से कम लियारी इंटरनेशनली मशहूर तो हुआ कि कहते हैं ना कि अगर वो एक उर्दू में शायरी है कि अगर बदनाम ना होंगे। मशहूर हुआ या बदनाम हुआ? नहीं, मशहूर हुआ। बदनाम क्यों? क्योंकि देखो आप हम लियारी के जो है ना रियल फेस दिखा रहे हैं। आप लियारी घूमे, आपको पता, मुझे खाना पीने का शौक़ है, मैं इसी लियारी में निकलता हूँ, रेस्टोरेंट में बैठ के रात को 2-2 बजे खाना खाता हूँ, चाय पीते हैं। पूरा लियारी जो है, इंडिया को लियारी को मशहूर करने की क्या मतलब, इंडिया देखे, मैं आपको एक बताऊं, ये जो फिल्म बनी है, ये फिल्म जो है इसको बाकायदा जो दिया गया है, पैसा दिया गया है, वो इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है, फंडिंग इंडियन गवर्नमेंट ने की है इसकी। अच्छा, बाकायदा ये, जी बिल्कुल, ये इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो बहुत ही गरीब लोग हैं दोनों। उन्होंने जो है कभी इस तरह की फिल्म नहीं बनाई। ये बाकायदा थाईलैंड में, बैंकॉक में लियारी बनाया गया। लेकिन इंडियन हुकूमत ने अगर इतने पैसे खर्च किए हैं तो सिर्फ लियारी को बदनाम करने के नहीं, उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कराची चुना, कराची को बदनाम करने के लिए लियारी चुना। तो लियारी को जो है बदनाम करने की कोशिश की कि उल्टा आज आप देखेंगे पूरी लियारी में जितने भी मीडिया वाले हैं आज पूरी लियारी में घूम रहे हैं। एक लियारी का, अब वो लियारी में जब खुद घूमते हैं, खुद देखते हैं, खुद बताते हैं कि भाई इंडिया ने जो फिल्म बनाई है गलत बनाई है, लियारी का चेहरा इन्होंने जो है ख़राब करने की कोशिश की है। असल चेहरा लियारी का ये है कि आप देखें रात के 3-3 बजे लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने चैलेंज किया है कि पूरे 4 थाने हमारे लियारी के अंदर, आप पूरी कराची के थानों के साथ अगर इनको मिलाएं तो सबसे कम क्राइम रेट जो है वो लियारी के थानों में है। तो ये बहुत बड़ा एक फ़र्क है। ठीक है, चलिए आप समझते हैं कि लियारी में किसी दौर में 3-4-8-10 साल जितने भी वो गैंगवार का दौर रहा और उसको मद्देनज़र रख कर जो है ना वो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन कराची में तो इस तरह के वाक़यात तो बहुत ज़्यादा रहे हैं। एक आप देखें ना, कराची में क्या कुछ नहीं रहा। लियारी तो एक छोटा सा इलाका है कराची में, ठीक है कुछ वाक़यात हुए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा तो कराची बदनाम था ना। कराची में रोज़ाना 30-40-50 लाशें गिरती थी कराची में। बहुत सारा एक रहनुमा इधर होता था, वो एक बयान पर या एक कॉल पर पूरा कराची बंद कर देता था। तब कोई किसी का मजाल भी नहीं है कि वो उस पर बात कर सके, उस पर सवाल कर सके। तो इंडिया ने उसको, कराची को क्यों आड़े हाथों नहीं लिया? पता आपको क्यों? क्योंकि इंडिया ने इनको दिखाना चाहिए था कटी पहाड़ी, इनको अजीज़ाबाद भी दिखाना चाहिए था, इनको वो जगह दिखाना चाहिए थे जहाँ पे बोरीबंद लाशें मिलनी चाहिए थी, इनको एमक्यूएम का चेहरा दिखाना चाहिए था। आज वो इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि एमक्यूएम का जो लीडर है खुद इनका जो है रॉ फंडेड लीडर है जो लंदन में बैठा हुआ है। तो वो तो उनका अपना है, तो उसको वो क्यों बदनाम करेंगे? लियारी हमेशा से पाकिस्तान का जो है हामी रहा है और हमेशा यहाँ पे पाकिस्तान का नारा लगा है, पाकिस्तान के झंडे लहराए गए हैं। और यहाँ पर एंटी स्टेट अगर कोई आता भी था तो लियारी के अवाम खुद उसको जो है उसका खात्मा करते थे। जिस तरह इन्होंने दिखाया कि रॉ का एजेंट आया, रॉ का एजेंट मैं समझता हूँ अगर लियारी में आता तो ज़िंदा बच के नहीं जाता।
अच्छा। तो इन्होंने ये एक फिक्शन एक बनाया कि जी रॉ का एजेंट आया और यहाँ पर जो है वो जूस की दुकान में काम कर रहा है और वो स्लीवलेस, अब यार लैरी का बंदा स्लीवलेस कमीज नहीं पहनता है, लैरी का बंदा जो है जैसा मैंने कहा आदाब नहीं करता है। तो मकसद ये है कि इन्होंने जिस तरह की कोशिश की उससे ये फेल हुए हैं, असल में सटिया गए। इनका जो 6 प्लेन मार गिराया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की फ़ौज से नहीं लड़ सकते, तो इन्होंने क्या किया कि एक मूवी बनाई जिससे पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। और लियारी को, चूँकि बलोच लियारी में ज़्यादा रहते हैं, वो बलूचिस्तान के हवाले से जो है वो लियारी को बदनाम करने की कोशिश की गई है, जिस पे ये नाकाम हुए। हमने इनके नाच गाने बड़े शौक़ से देखे हैं, इनके जो एक्ट्रेस नाचते हैं और जो इनके एक्ट्रेस जिस तरीके से नाचते हैं हम उसी से खुश होते हैं। हमें ये क्या दिखाते हो कि वो स्लीवलेस आपका रॉ का एजेंट आया है जिसने अपने बेचारे ने 2 साल बाल बड़ा करने में लगाया, लेकिन वो नाकाम, वो मशहूर नहीं हुआ। उससे तो ज़्यादा जो है लियारी का रहमान मशहूर हो गया। अच्छा, अब आते हैं सर साहब, ये बता दें कि रहमान से आपका ताल्लुक़ कैसे जुड़ा और उसके बाद कैसे ये ताल्लुकात जो है ना वो नफ़रत में तब्दील? नहीं, नफ़रत देखें, मैं आपको बताऊं, रहमान असल में इन्होंने जो रहमान का दिखाया, जो वक्त दिखाया रहमान का, आप यकीन करें कि रहमान का वक्त में सर काट के फ़ुटबॉल नहीं खेला जाता था। ये मैं ज़रूर आपको बताऊं। रहमान से 2008 के इलेक्शन में मेरी मुलाकात हुई थी उससे पहली दफ़ा 2000, क्योंकि रहमान शुरू से पीपल्स पार्टी का सपोर्टर था। लेकिन जब मैं इलेक्ट हुआ MNA बनने के बाद, तो मैंने रहमान को कहा कि भाई पुलिस के साथ अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि लियारी में क्राइम नहीं हो और लियारी में गोली नहीं चले। और यही हुआ। रहमान ने अपने पूरे लियारी में जहाँ जहाँ उसका असर रसूख था, वहाँ पर कहीं भी गोली चलता था तो रहमान ख़ुद उस बंदे को बुलाकर पुलिस के हवाले करता था। ये चीज़ वो हकीकत है। मैं आपको बताऊं, मेरी कोई दुश्मनी जो थी वो रहमान के बाद, रहमान के मारे जाने के बाद जो गैंग वॉर, असल गैंग वॉर पैदा उस वक्त हुआ, तो मेरी दुश्मनी उस वक्त शुरू हुई। लेकिन फिल्म में तो उल्टा दिखाया होगा फिर कि फिल्म में कि आप साजिश कर रहे हो रहमान के। मैं साजिश नहीं करता हूँ। अगर मैं किसी को मरवाना चाहता हूँ तो मैं खुलेआम मरवाऊँगा, मैं साजिश करके नहीं मरवाऊँगा। तो वो उन्होंने अपनी तरफ से एक ड्रामा था, ड्रामा एक फ़िल्म था, फिक्शन था, उन्होंने एक फेक स्टोरी बना दी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो रहमान के हवाले से आप क्या समझते हैं कि उसको आप डकैत कहेंगे या हीरो कहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, डकैत इसलिए नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि डकैती किसको कहते हैं? जब आप किसी के घर में या किसी के चीज़ चोरी करेंगे, आपको डकैत के भी ये डाकू ऐसे डकैती की है। हाँ। तो मेरे वक्त में रहमान, क्योंकि 88 से मैं लियारी से MPA बनते हुए आ रहा हूँ, और रहमान भी 89-90 से रहमान का नाम आना शुरू हुआ। तो डकैत मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि उसको मैंने डकैती मारते हुए नहीं देखा। बाकी उसकी दुश्मनी थी अरशद पप्पू से, वो मैंने देखा है। उसकी जो एक्टिविटीज़ में इस तरीके से कि जो पर्सनल दुश्मनियाँ उसकी थी, वो लड़े, एक दूसरे को मारा है, उसके भी लोग मरे, अगले के भी लोग मरे, तो गैंग वॉर तो था ना। लेकिन फिल्म में तो उसको बड़ा चढ़ा कर दिखाया गया है कि वो बलूचिस्तान में जाकर वो असला ला रहा है और नेटो के, और वो भी मतलब एक एजेंसी को फराम कर रहा है। ये मतलब ये इस ताल्लुक को जोड़ने की क्या दूसरी बात मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बताऊं कि देखें, अगर रहमान सप्लाई करता एजेंसियों को, पाकिस्तान की एजेंसी को असला, तो फिर रहमान, चौधरी असलम को हिम्मत नहीं होती रहमान को मारने की। जब एजेंसी का हाथ आपके ऊपर होता है तो फिर पुलिस जो है ना वो इंटरफेयर नहीं करती। तो ये यहाँ भी झूठ पकड़ा गया। ये कहते हैं कि जी एक ISI का मेजर दिखाया इन्होंने, जो कि वो भी एक फिक्शन था, कोई हकीकत में कोई ऐसा मेजर नहीं था। उन्होंने ये दिखाया कि किस तरीके से उसने रहमान को कहा असला बुझला। वो ISI का मेजर रहमान को क्यों कहेगा कि असला ला के? उनके पास खुद अपने बड़े ज़राए असले के। तो ये टोटली बकवास है, फेक है। सरदार साहब, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जलावतनी तर्क करके वापस कराची यहाँ पहुँची थी, तो एक सानिया पेश आया था जिसको साने कारसाज के नाम से याद किया जाता है। कहा यह जाता है कि उस वक्त रहमान बलोच ने बीबी को रेस्क्यू किया था। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, आपके पास क्या मालूम? देखें, उस समय मैं भी ट्रक पे था। मैंने इस पूरे एयरपोर्ट से निकले जब तक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मैंने रहमान को कभी भी ट्रक में नहीं देखा। हमारे जानसार बेनज़ीर जो थे वो सारे लियारी के थे, तकरीबन लियारी के थे। उसमें कुछ लड़के ऐसे भी थे जो वाकई कलाकोट के थे, अफशानी गली के थे। वो थे वहाँ पर ट्रक के ऊपर सामने बैठे हुए थे। गुलाम भाई था, वो बैठा हुआ था आगे ट्रक पे। बलूची हैदर का वालिद, क्या नाम है उसका, अपना जो हमारे वाइस चेयरमैन थे, डिप्टी
वो थे, ऐसे बहुत सारे जो हमारी पार्टी के थे। जिसको सर्कल बना के दिखाया गया ना कि ये रहमान है, वो रहमान नहीं, वो गोली मार का हमारा एक वर्कर है, आगा नासिर शायद उसका नाम है, आगा नासिर उसका नाम है, उसको रहमान करके दिखाया। तो मैंने रहमान को ट्रक पे नहीं देखा। तो क्या ऐसी बात थी कि रहमान का ताल्लुक जो है ना वो पीपल्स पार्टी से जोड़ने की कोशिश की जाती है? कहा यह जाता है कि रहमान से जो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत है उसने बड़े बड़े काम भी रहमान से कराए हैं, मतलब ये बातें हैं, मफरूज़े हैं या बातें जो भी हैं, तो इसके पीछे क्या है? गलत है, कोई काम नहीं करवाया। रहमान नो डाउट शुरू से ही पीपल्स पार्टी का सपोर्टर था और पीपल्स पार्टी को उसने हमेशा सपोर्ट किया है। 2008 के इलेक्शन में मैंने के लिए लड़ा, उसमें उसने पूरा जो है अपना जितने एरियाज़ लियारी के अंदर जो उसके ज़ेर असर थे उसमें उसने काम किया। बिल्कुल वो पीपल्स पार्टी का वोटर के साथ सपोर्टर भी था। लेकिन ये कहना कि पीपल्स पार्टी ने या लीडरशिप ने उससे कोई काम लिया, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ये सारी बातें मफरूज़े हैं। अच्छा, फिल्म से हटकर, फिल्म में जो आपके और फिर रहमान के जो ताल्लुकात में जो दरार पैदा की का जो बताया गया है, उससे हटकर किसी दौर में इलेक्शन में 2008 में बढ़ चढ़कर आपके लिए इसने काम किया और आप बने, आपके अच्छे ताल्लुकात थे। ये ताल्लुकात कैसे बिगड़े? कैसे? नहीं, ताल्लुकात हमारे नहीं बिगड़े, ताल्लुकात हमारे कभी नहीं बिगड़े। वो जो है 2008 में इलेक्शन हुए और 2009 में जो है ये उनके साथ हुआ। ताल्लुकात हमारे नहीं बिगड़े, ताल्लुकात जिनके बिगड़े, किसी के तो बिगड़े थे ना। अच्छा। जो हायर अथॉरिटी है, वो हायर अथॉरिटी में कौन हो सकता है वो खुद देखे। ये मुझे पता याद है कि होम मिनिस्टर था जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो था वो रहमान के ख़िलाफ़ था। और ये भी मुझे याद है कोई मुझे किसी एक आला पुलिस अफसर ने बताया कि एक मीटिंग हुई थी इसके घर में, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा होम मिनिस्टर के घर में, वहाँ पर जो है कुछ लोगों के साथ मीटिंग में जिक्र हुआ लियारी का। लेकिन ये मुझे नहीं पता है कौन-कौन थे? मीटिंग में कराची का जो उस वक्त AIG का कहलाता था, या क्या था, वसीम, पूरा नाम मुझे, वसीम अहमद, वो जो मुच्छड़ था ना, वसीम अहमद, वो था सुना है। होम सेक्रेटरी था, होम मिनिस्टर था और कुछ और 2-3 DIG थे, SSP थे। वो मीटिंग का मुझे किसी ने बताया कि एक ऐसी मीटिंग हुई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि ये रहमान को, देखिए 2-3 डिफरेंट स्टोरीज़ हैं कि रहमान को किसने मारा है। अव्वल तो लोग कहते हैं रहमान को चौधरी असलम ने नहीं मारा है, उसको जो रोड, जिस रोड से वो आ रहा था तुर्बत से आगे, उधर उसके ज़ाती दुश्मनी हुए थे किसी के साथ, दुश्मनों ने उसके जो है उसको मारा और उसकी लाश जो है वो चौधरी असलम के हवाले की, लोग कहते हैं। मैंने बहुत कोशिश की पता करने की, लेकिन अब चूँकि ये मूवी निकला है तो अब मैं बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट इसलिए ले रहा हूँ कि पता करूँ कि क्या हुआ था। और मुझे इत्तेफाकन बड़े अच्छा मेरा एक दोस्त मिला जो उस ज़माने में उसकी ड्यूटी लगी हुई थी कराची के अंदर, सिंध के अंदर, बल्कि बड़े आले ओहदे पे थे, अभी वो रिटायर हो गए। तो मैंने उनसे बात की फ़ोन पे, मैंने कहा मैं आना चाहता हूँ आपके घर, आपसे कुछ बातें करनी। ये मैं ज़रूर पता कराऊंगा कि हुआ क्या था, असल इंसिडेंट क्या था। तो मेरे इल्म में नहीं है कि क्या हुआ था। कुछ तो ऐसी बातें थी ना, मसलन अगर ये मीटिंग हुई थी तो पीपल्स पार्टी के आला क़यादत की मंजूरी से हुई होगी मीटिंग, आपसे ताल्लुकात यकीनन ख़राब नहीं हुए होंगे, लेकिन क्या उस मीटिंग में ये फैसला नहीं हुआ था कि रहमान को अब मार दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं रही है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में ये जो होम मिनिस्टर था ना, ये होम मिनिस्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा सारे फैसले अपने खुद लेता था। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने बाकायदा ये बात कही भी है मीडिया में, अगर आप YouTube में जाएँ, कि उसने कहा है कि मैंने रहमान को मारा है, ये बोला है इसने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने। तो मैं चाहता हूँ आप लोग एक इंटरव्यू उसके साथ भी करें। चौधरी असलम के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या वो वाकई इसी तरह एक दबंग पुलिस इंस्पेक्टर था, सच्चा, ईमानदार, वतन के दिफा के लिए मामूर था, या फिर कुछ और भी बैकग्राउंड में कुछ और भी बातें हैं उसकी? अच्छा ये था कि जब मैं 93 में इलेक्शन लड़ रहा था तो ये SHO कलाकोट था, तो इसने मुझे कहा कि मतलब मैं पार्टी के लिए और आपके लिए चाहता हूं कि जो मुखालिफ हैं आपके, उनके पास मैं आपको आपकी मीटिंग करा लेता हूं, जो मुखालिफ वोट हैं वो आपको पढ़ेंगे। इस तरह मेरी पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी असलम ख़ान से, जिसको चौधरी असलम कहते हैं। असल में वो चौधरी नहीं है, उसका ताल्लुक़ एबटाबाद से है, हज़ारे का है।
और असलम खान उसका असल नाम है, उसको चौधरी असलम बना दिया। मेरी पहली मुलाकात उसके साथ हुई थी जहानाबाद में, जब वो SHO कलाकोट थे। जहानाबाद में भी जब उसने मुझे कहा कि हाजी लालू के का जो ग्रुप है वो आपके ख़िलाफ़ है, तो मैंने उनको समझा दिया कि आपके ख़िलाफ़ काम ना करें इलेक्शन में। ये मुझे असलम ने बताया। तो उसको शौक़ था पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने का। करते 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 मैं डिप्टी स्पीकर बना, उसके बाद वो ASP बना, फिर इसके बाद जो है जब वो SP बना, तो जो ऑपरेशन हुआ था ना लियारी का, चील चौक वाला ऑपरेशन जो चौधरी असलम ने किया था, उस वक्त मैं चूँकि साइड में हो गया था। साइड में इस तरह हो गया था कि मेरी पार्टी से कुछ इख्तलाफात हो गए थे और भी इश्यूज़ के ऊपर, तो मैं साइडलाइन हो गया था क्योंकि होम मिनिस्टर जो था उसने सर पे हाथ रख दिया उज़ैर के। और ये जब होम मिनिस्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा था, ये 8 दिन का ऑपरेशन हुआ, इसकी मैंने सख्त मुखालफत की। मैंने कहा ये गलत हो रहा है, इस तरह ऑपरेशन नहीं होता है। अगर आप लोगों को ऑपरेशन करना है, आप इलाके के MNA को और MPA को कॉन्फिडेंस में ले, मुझे पता है रास्ता, मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से ऑपरेशन होता है। ये आप लोग कर रहे हो ड्रामा। 5000 पुलिस वाले लाकर चील चौक पे खड़े हो गए, एक SHO को शहीद करवाया, 4 पुलिसमैन शहीद हुए जिनकी बख्तरबंद गाड़ी अंदर गई गबोल पार्क के बैक साइड में। तो ये गलती उनकी थी, ये गलती हुआ। 8 दिन में हमारे सिविलियन बेगुनाह बच्चा, वो 9 साल का हमाद जो है वो बख्तरबंद गाड़ी के नीचे आया। तो मैंने सख्त मुखालफत की थी, मेरे मीडिया में क्योंकि मुझे उस वक्त मेरे से सारे SHO शहीद हुआ अपना सिविल लाइन का, तो मैंने इसकी सख्त मुखालफत की। और लोग चूँकि मेरे इलाके के मुतासिर थे और मैं क्योंकि उस वक्त वैसे ही साइड लाइन बैठा हुआ था, मुझे पार्टी में कोई पूछता ही नहीं था, तो मेरी जब ये ज़रूर मुझे पता है कि वो ऑपरेशन में इन्वॉल्वमेंट जो थी उस वक्त, चूँकि टप्पी देख रहा था लियारी को, तो चौधरी असलम और टप्पी ने मिलकर ये तय किया और फिर बाद में उसको फिर रोका गया 8 दिन के बाद, जब तक बहुत नुकसान हो चुका था। लेकिन चौधरी असलम के कैरेक्टर के बारे में, चूँकि आजकल तो सरकारी तौर पर तो उसका कैरेक्टर, उसको एक शहीद करार दर्जा दिया गया है और दबंग पुलिस इंस्पेक्टर था, मतलब वो वतन की दिफा के लिए और जो भी अपने फ़राइज़ हैं उनकी अंजामदही के लिए, वो कुछ बातें ऐसी भी हैं जो समझते हैं कि यार मतलब इतना बड़ा, मतलब उसके पास जो माल था, उसका इतना बड़ा घर था DHA में, तो ये किस तरह हो सकता है कि क्या क्या और बातें थी जो आप समझते हैं, आपके इल्म में हैं ये बातें? कि उसने जो दहशतगर्द थे तालिबान के, उनको मारा भी है उसने और भी दहशतगर्द जो थे TLP के नहीं बल्कि TPP के, तहरीक जंगवी के, इनको उनका वो कहता था कि मुझे उनके मतलब किसी पे 50 लाख इनाम थे, किसी पे 1 करोड़ इनाम था। फिर एक जगह वो फंस गया माशूक बरोई वाले केस में, कि उसे गलत बंदे को मार दिया, वो जेल चला गया। लेकिन ये सारी चीज़ें जो वो कहता था, और उसकी जो बेगम है वो भी आजकल इंटरव्यू दे रही है, तो वो भी यही कह रही है कि इस तरीके, देखिए दबंग पुलिस वाला अकेला कभी नहीं होता है, टीम दबंग होता है। मैं अकेला दबंग नहीं हूँ जब तक मेरे साथी मेरे साथ ना दे। तो वो एक पुलिस का अच्छा ऑफिसर था, उससे गलतियां भी हुई हैं, उसने, मैं समझता हूँ कि बहादुरी तो दिखाई अपनी जगह, लेकिन कहीं कहीं जो है वो उसकी बहादुरी भी काम नहीं आई। अच्छा ये बता दें कि धुरंधर पर दोबारा आते हैं, इस फिल्म में वैसे धुरंधर का मतलब क्या है ये बता दो। धुरंधर कहा जाता है कि कोई आपको भी धुरंधर का मुझे आज तक नहीं पता। धुरंधर हो रहा है। धुरंधर में 2 फायदे हुए हैं सिर्फ धुरंधर में। एक, रहमान मशहूर हो गया उसके मरने के 16 साल के बाद। दूसरा, वो डांस मशहूर हो गया अरबी, उसका क्रेडिट चला गया अक्षय खन्ना को, और अक्षय खन्ना भी मशहूर हो गया, और अक्षय खन्ना बेचारा मशहूर हो गया। लेकिन इस फिल्म में सरदार साहब पीपल्स पार्टी की बड़ी किरदार कुशी की गई है। क्या इसके पस मंजर है, क्यों भारत ने मतलब ये सोचा? और आप देखें ना कि इसमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर और फिर झंडे आपके पीपल्स पार्टी के उसमें नज़र आ रहे हैं, और फिर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के किरदार को भी इसमें किसी ने, हालांकि जोरदारी के नाम से, आप खुद सोचो प्रेसिडेंट जरदारी कभी एक जलसा दिखाया गया कि भी मोहतरमा की फ़ोटो है, लियारी दिखाया, ककरी ग्राउंड दिखाया,
मुझे दिखाया कि मैं बैठा हुआ हूँ जमील जमाली के नाम जमील से जमाली के नाम। और फिर प्रेसिडेंट जरदारी स्पीच कर रहा है और वो जोरवारी मेरे ख्याल में और वो कहता है कि मेरा छोटा भाई रहमान जो है उसको गले लगाया है। मतलब ये सब चीज़ें कभी हुई नहीं है। ना प्रेसिडेंट जरदारी ककरी ग्राउंड में आके उसे जलसे से खिताब की, ना कभी ऐसी चीज़ें। देखो पीपल्स पार्टी को क्यों चुना इंडिया ने, उसकी वजह है क्योंकि सबको पता है कि अगला वजीर आज़म जो है पाकिस्तान का वो बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसने मोदी को कहा है बुचर ऑफ गुजरात, यानी गुजरात का कसाई। ये बिलावल ने कहा है उसको, मोदी को। तो मोदी को नफरत है पीपल्स पार्टी से इसी बात की वजह से। ये जो फिल्म है रॉ फंडेड है, 300 करोड़ रुपया ये कंगला डायरेक्टर के पास कहाँ से आया कि इसने जो है ये 300 करोड़ रुपया खर्च किया। ये रॉ फंडेड है, गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड है उनकी। लेकिन एक कोशिश उन्होंने की, वो नाकाम हुए हैं। वो जग हसाई अपनी की है, लोग हंस रहे हैं उनके ऊपर। लियारी गेट दिखाया, चील चौक दिखाया, जो कि मैंने बनाया चील चौक। पता नहीं ये आपको पता है या नहीं पता है। चील चौक मैंने बनाया, पहले ये इब्राहिम चौक इसका नाम होता था। इसका चील मैंने डिज़ाइन किया, मैं डिप्टी स्पीकर था, मैंने डिज़ाइन करके पीतल का बनाया ताकि कोई एयरवेंची इसको चोरी करके नहीं चला। और उसी चील चौक के साये में लियारी ऑपरेशन हुआ, जिसमें बेगुनाह भी मारे गए और लोग भूख और प्यास से यहाँ तड़पते रहे लियारी में। तो उसी वजह से मैं सख्त मुखालफत मैंने की। मैं इस्लामाबाद में था और मैंने चौधरी असलम को फ़ोन करके कहा, मैंने तुम गलत कर रहे हो और तुम खुद जानते हो जिस तरीके से तुम ऑपरेशन कर रहे हो इसमें तुम एक भी बंदा नहीं पकड़ सकते हो। मैंने कहा तुम चील चौक से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो, पीछे गरीब शाह का रोड जो है ओपन छोड़ दिया तुमने आने जाने के लिए। लेकिन सदर साहब, आप नहीं समझते हैं कि एक फिल्म बकुल आपके कि रॉ फंडेड फिल्म है, मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से एक वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ आना चाहिए था। मतलब पीपल्स पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी मजम्मत करनी चाहिए थी और ये सारी चीज़ें बातें होनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी की तरफ से वाज़ेह तौर पर जो है ना दो टोक मौक़िफ़ क्यों अब तक नहीं आया? पीपल्स पार्टी देखे ना, इम्पोर्टेंस देती नहीं है इनको। पीपल्स पार्टी इनको इम्पोर्टेंट नहीं। मैं पीपल्स पार्टी हूँ, मैंने हूँ पीपल्स पार्टी का, मैं दे रहा हूँ। तो लियारी की तर्जुमानी कर रहे हैं। लियारी के अलावा और भी आपने देखा कि हमारे ये शर्जील मेमन ने दिया है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने मौक़िफ़ दिया है। एक फ़िल्म आ रही है मेरा लियारी, मेरा लियारी फिल्म भी इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध वालों ने बनाया, तो मौक़िफ़ आ जाएगा उसमें। मेरा लियारी तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने तो नहीं बनाया, मेरा लियारी किसी लियारी के फिल्मसाज ने बनाया, तो वो तो तैयार फिल्म। तो फिर वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने क्यों कहा हमने उसके ऊपर खर्चा किया? यही तो बात है ना, वो फिल्म पहले से तैयार फिल्म है, वो रिलीज होने वाला ही था पहले ही, मतलब जनवरी में होने वाला था। लेकिन अब उसको जो है ना, उसका नाम बेनाज उसका नाम बेनाज को उन्होंने मेरा लियारी कर दिया। अब वो मतलब अगर आपको बनाना है, अगर पीपल्स पार्टी को या मैं तो कहता हूं कि यार अगर पीपल्स पार्टी को बनाना है तो गुजरात पर फिल्म बनाए और उसमें मेरा रोल रखे। फिर मोदी मैं गुस्त के इनको मारता हूँ, मेरा दबंग रोल दिखा है। तो इसमें क्यों ना बनाए ये जो गुजरात वाकया हुआ था, मोदी जिसको, तो मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए गुजरात का कसाई भी पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहता है। मैंने पर्सनली इससे रब्ता किया है। जो बड़े अच्छे एक डायरेक्टर हैं मंसूर साहब, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, लाहौर में मैंने उनसे रब्ता किया। मैंने नोमान इजाज़ से रब्ता किया, मैंने हुमायूं जो है उससे रब्ता किया है। मैं ख़ुद इसको जो है एक प्लान कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं ये भी प्लान कर रहा हूँ कि मैंने गवर्नमेंट से, क्योंकि इस पर ठीक ठाक फंडिंग होगी, इस पर ख़र्चा बहुत होगा और गवर्नमेंट इसको फेडरल गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर करे, क्योंकि हमें असल चेहरा दिखाना है। हमें ये भी दिखाना है कि किस तरीके से सिडनी के अंदर 2 इंडियन जो है वो 15-16 लोगों को मारते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और फ़ौरन जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है इंडिया का दिखाता है कि ये शायद अकरम था या पता नहीं क्या नाम था, उस 2 बाप बेटे का, नवीद अकरम, ये पाकिस्तानी निकले। तो हकीकत दिखाना है कि भाई इंडिया के अंदर जो टेररिस्ट हैं, जब टेररिज्म करते हैं बाहर मुल्क में, जब वो कश्मीर में ये वाक़या हुआ तो फ़ौरन पाकिस्तान पे हमला कर दिया। तो ऑस्ट्रेलियन जो है इनके ऊपर हमला हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं हमला कर रही है इंडिया के ऊपर? तो ये सारी चीज़ें, हमें बहुत सारी चीज़ें दिखानी है कि दहशत गर्दी। देखें, इन्होंने एक चीज़ माना है कि ये अपना एजेंट बेचते हैं। इन्होंने माना है कि हमने एक लियारी में अपना एजेंट भेजा है, इन्होंने माना है कि हमने बलूचिस्तान में एजेंट भेजा है। इनके एजेंट हमेशा आते हैं, पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। ये आते हैं, ये अपने एजेंट्स बेचते हैं। तो ये बलूचिस्तान में क्या हो रहा है?
आपके इल्म में है कि सिंध हुकूमत ने 1 अरब रुपए मुख्तस किए हैं फिल्म बनाने के हवाले से? तो आप रब्ता करें और वज़ीर आला को कहें कि भाई हीरो मुझे बना दें और मैं घुसकर मारने को तैयार हूँ। और मेरे ख्याल में अगर फिल्म की जगह ये 1 अरब रुपया मुझे दे दे, मैं लियारी की सड़कें बना दूँ। अच्छा, मतलब तो सिंध हुकूमत ने 1 अरब रुपए, हुकूमत ने अगर आपने ये मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, आपने मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि सिंध हुकूमत ने 1 अरब रुपया फिल्म बनाने के लिए रखा है, तो मैं उनको ये एडवाइस करूंगा ये 1 अरब रुपया जो है वो लियारी पे खर्च करें, लियारी की सड़कें बना दें, लियारी के अंदर पानी का निज़ाम सही कर दें। बाकी मूवी जो है वो शहबाज शरीफ, क्योंकि पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ है, ख़राब करने की नाकाम कोशिश की गई है, तो फेडरल गवर्नमेंट से फ़ंड लें। तो ये आप समझते हैं कि जो 1 अरब रुपया वो बयानिया जो होता है, जो मौक़फ़ होता है, उसको बेहतर करने के हवाले से दुनिया भर में मतलब पॉजिटिव एक चेहरा दिखाने के हवाले से वो खर्च करना चाह रहे हैं, एक अच्छी मूवी बनाना चाह रहे हैं। आप कहते हैं कि उसके बजाय लियारी की सड़कें, जो टूटी फूटी सड़कें हैं, आपके तो इल्म में हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। बेहतर है लियारी के आवाम पे खर्च करें, लियारी के लोगों पे खर्च करें, इनको इग्नोर करें। देखें आप, उन्होंने एक मूवी बनाई है, हम उनके बदले एक मूवी बनाए, लोग मूवी को मूवी समझ के देखते हैं, ठीक है ना। हम उसके अंदर जो है स्कर्ट पहन के डांस नहीं दिखा सकते हैं, इंडियन स्कर्ट पहन के डांस हम ज़्यादा खुश होते हैं देखने में, वो हमारी मूवी देख के क्या करेंगे। अच्छा, आप सरदार साहब, आपके इल्म में होगा कि इसका दूसरा हिस्सा आ रहा है, पार्ट 2 आ रहा है। पार्ट 2 आई थिंक मार्च में कहा है कि वो रिलीज़ होने जा रहा है। पार्ट 2 में आप क्या समझते हैं कि उसमें भी आपका अभी तक किरदार होगा? कैसा लगेगा? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन ये कि पार्ट 2 में मैं, क्योंकि असल लियारी की स्टोरी इन्होंने नहीं बताई है, इनको बताना चाहिए था कि लियारी के अंदर जो पार्ट 2 में, जो पार्ट 2 रहमान के बाद उज़ैर का आया, उज़ैर का दौर आया लियारी गैंग वॉर में, फिर अरशद पप्पू का सर काट के फुटबॉल खेला गया, फिर उस वक्त हालात जो थे, जिस इलाके में आप सिंगू लेन में रहते हो वहाँ पे क्या हालात थे, ये जिस जगह पे मेरा ऑफिस है शाबिक लेन में क्या पीछे हालात थे, सामने बगदादी में क्या हालात थे, उसको हमने बेहतर कैसे किया, फिर वो चीज़ दिखाना चाहिए ना। हम वो चीज़ दिखाना चाहते हैं कि हमने किस तरीके। साहब ये चीज़ आप दिखाएं ना, आपको बनानी चाहिए ना, आप दिखाएं ये चीज़। आपने कहा कि 1 अरब रुपया रखा है सिंध गवर्नमेंट में, जो कि आप मुझे बता रहे हैं, मुझे नहीं पता इसके बारे में, तो फिर वो इस तरीके से यहाँ से शुरू करें, उसका डायरेक्टर मुझे बनाए। चलो मुझे हीरो नहीं बनने का शौक़ है, उसका असल लियारी का असल स्टोरी मुझे पता है। मैं लियारी के अवाम से जब हाथ मिलाता हूँ ना, तो मुझे उसका दिल का हाल पता चल जाता है। मैं अकरम बलोच से हाथ मिलाता हूँ तो मुझे पता चल जाता है 10 साल पहले अकरम बलोच जो है मेरे खिलाफ जो है बहुत बड़ा साजिश कर रहा था। नहीं तो पीपल्स पार्टी ने अब तक क्यों नहीं किया? मतलब पीपल्स पार्टी को करना चाहिए था। ये तो वाकया 13-14 में ख़त्म हो गया था ना, गैंग वार एक थम गया था ना, 13 में 14 में बस लियारी मतलब दोबारा अपने उसमें पर आ गया था। तो उस वक्त से लेकर अब तक पीपल्स पार्टी ने क्यों लियारी को तब्दील नहीं किया? क्यों लियारी की सूरत मैं आपको अभी बताऊं, तक है? मुझे 25 करोड़ रुपये फंड मिला एज ए MNA। आप देखें मैंने 12 रोड बनाए हैं। ये जो रोड अब आप एंटर होते हो लियारी, जो नजीब चौक की तरफ से आता है, वहाँ ली मार्केट से नजीब चौक की तरफ, वो रोड इतना टूटा फूटा था, वहाँ वो मेन एंट्रेंस है लियारी का। हालांकि वो मेरा हल्का नहीं लगता है, मैंने उस रोड को भी सही करवाया। मैंने 12 रोड बनाए हैं पूरे लियारी के अंदर। चलो ये तो मेरा एक MNA का फंड था। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जो बना रही है पीपल्स पार्टी, और उसको खुद बिलावल साहब देख रहे हैं। बिलावल साहब कहते हैं लियारी मेरी सीट है, कि मेहरबानी कि उन्होंने अपनी सीट मुझे दी। वो इस सीट पे खुद जो है बाकायदा उन्होंने 5 अरब रुपया रखा है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के नाम से, जिसमें लियारी का हर सड़क बनेगा, लियारी की हर गली बनेगी, जहाँ जहाँ पानी की किल्लत, सीवरेज का मसला, ये सारे काम होंगे। तो आप देखें पिछले दिनों में जो ये आपका मेगा जो ये बना हुआ था, ये क्या नाम था उसका, नाम क्या था, ये जो मेगा प्रोजेक्ट, उस पर कितना काम किया है। ये सामने आप देखें नादरा का ऑफिस भी बन रहा है, ये एक हमारा वो सेंटर बन रहा है। तो ये इसके अलावा बहुत सारे चाकीवाड़ा रोड बनाया, ये वाला जो रोड है आपका शाह बिठाई रोड बनाया, बड़े बड़े रोड सारे बनाए, अभी और बनेगा। अभी चूंकि मैं उस वक्त MNA नहीं था, मैं अभी 1.5-2 साल हुए मुझे आए हुए। लेकिन मार्च में अगर ये फिल्म रिलीज़, जो दूसरी किस्त है पार्ट 2 है, वो रिलीज़ हो गया और उसमें बकौल आपके उज़ैर के दौर को दिखाया जाएगा। असल तो गैंगवार तो उज़ैर के दौर में हुआ था ना, रहमान के दौर में तो गैंगवार था ही नहीं ना। असल तो गैंगवार तो उस वक्त शुरू हुआ जब पप्पू ने जो है ना उसके वालिद
को मारा और उसके बाद उसके बदले की आग में फिर वो आ गया और फिर ये सारी चीज़ें हुई। तो कहा यह जाता है कि उज़ैर को रहमान ने इस्तेमाल किया, कहा यह जाता है, मफरूज़ हैं कि रहमान को इस्तेमाल किया चूँकि रहमान के पास वो बदले की आग थी और उसके पास पैसा था, उसके पास लड़के थे। कहा यह जाता है कि रहमान ने इसको इस्तेमाल किया और उज़ैर इस किस्म की एक्टिविटी से वो दूर था। इस बारे में क्या कहेंगे? मैं ख़ुद गवाह हूँ इसका। जब मैं पहली दफ़ा MNA बना 2002 में, उज़ैर के ऊपर एक केस भी नहीं था, उज़ैर किसी जराइम में इन्वॉल्व नहीं था। उज़ैर ने इलेक्शन यूनियन कौंसिल का लड़ा था हबीब हसन के सामने, आपके हल्के से, आपके यूनियन कौंसिल से। उज़ैर मेरे पास मेरे दफ्तर में आता था, बैठता था 2-2 घंटे, और क्राइम में नहीं था। क्राइम में उज़ैर आया जब रहमान के बाद आया। रहमान के बाद मैं भी वही बता रहा हूँ, रहमान के बाद आया। क्राइम में वो उस वक्त नहीं आया जब उसके वालिद को मारा गया। क्राइम में उस वक्त नहीं आया था जब रहमान जिंदा था। ये क्राइम में आया रहमान के बाद, और फिर उससे बेवकूफ़ियाँ बहुत हुई है, बहुत बेवकूफ़ियाँ हुई हैं, बहुत गलत मूव उसने खेले। आज देखो वो जेल में 8-9 साल से पड़ा हुआ है। वो अपनी गलतियों की वजह से पड़ा हुआ है। उसने टेरराइज जो किया, टेरर फैलाया लियारी में, तो वो आप देखें ना, रहमान के वक्त में नहीं था। मैं क्यों कह रहा हूँ कि रहमान के वक्त में ऐसा टेरर नहीं था। आप सब, हम सब यहाँ लियारी वाले बैठे हुए हैं, रहमान के वक्त में टेरर नहीं था, उसके वक्त में टेरर पैदा हुआ। बच्चों में आज भी बच्चे उस वक्त के बच्चे आज 25 साल के हो गए हैं। आज भी उनके जहन में वो लाशें पड़ी हुई नज़र आती हैं। आज भी उनके जहन में खंभों के ऊपर, मैंने खुद खंभों के ऊपर कटी हुई सर देखी है। एक बच्चा मारा इन्होंने 15-16 साल का, उसका सर काट के उन्होंने खंभे के ऊपर लटकाया हुआ था गरीब शाह के। नहीं, इस नहज पर लोगों को पहुंचाने में मतलब किसी न किसी का तो किरदार रहा होगा। आप खुद समझ रहे हो, आप खुद ये बता रहे हो कि उज़ैर बेगुनाह था, क्रिमिनल नहीं था और ये था। तो इस नहज पर कैसे पहुंचते हैं? देखो, जब मैं आप मज़ेदार बात बताऊं आपको, अच्छा सवाल आपने किया। जब रहमान गया, रहमान के बाद मैंने उज़ैर को कांटेक्ट किया। मैंने उज़ैर को कहा कि देखो, ये क्राइम की दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें उन्होंने आगे बना दिया, गैंग का सरबराह या सरदार बोलो या जो भी हो, तुम इस चीज़ में पड़ोगे, तुम मारे जाओगे, तुम बेहतर ये है कि सरेंडर कर लो। उसने मेरी बात मानी। उसे ठीक है, आप बात करो, मुझे मारे नहीं, मैं सरेंडर होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे ले जाना, मैं सरेंडर होने के तैयार हूँ। मैं ज़फ़र बलोच को और शाहिद को, MCB को मैं लेकर गया होम मिनिस्टर के पास, अच्छा, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के पास। मैंने कहा भाई, उन्हीं दिनों में एक लाड़काना का कोई बंदा था, कोई डकैत था लाड़काना का, उसने सरेंडर किया, तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको माफ़ी दिलाई और उसको जेल में रखा। 6 महीने बाद वो निकला। तो उसके बाद मैंने इसको कहा, उज़ैर को मैंने कहा भाई, तुम्हारे साथ भी इंसाफ होगा, तुम्हें नहीं मारा जाए। वो तैयार हो गया, सारी मीटिंग में तय हो गया, दिन तय हो गए कि उज़ैर बमा अपने गैंग के वो सरेंडर करेगा। और अगर आप देखें, आपका ये इंटरव्यू अच्छा उस वक्त चलेगा कि जब आप छोटे छोटे क्लिप उस ज़माने के लगाएंगे, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। उज़ैर का एक इंटरव्यू भी आपको मैं दिखाता हूं जो है यूट्यूब पे। उसने कहा था कि मैं सरदार नबील गबोल के हाथों में सरेंडर होने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये कहा है उससे बाकायदा। ये हुआ कि होम मिनिस्टर के पास जब पहुँचे ये लोग, हमने मीटिंग की। जब मैं निकला, मैं गया तो पीछे ज़फ़र ने बड़ी शरारत की थी। अच्छा, ज़फ़र कान बरता था उज़ैर के, ज़फ़र कान बरता था रहमान के, फिर एक और बंदा है वो भी कान बरता था, लेकिन चलो उसको मैंने माफ़ कर दिया। लेकिन बात यह है कि ये जब कान, हमारे मसला ये है कि जो जराइम की दुनिया में आता है ना, ये कान के बड़े कच्चे होते हैं। तो उसके ज़फ़र ने होम मिनिस्टर से मीटिंग की। होम मिनिस्टर ने कहा भाई मेरे लिए काम करो, नबील को छोड़ो, मेरे लिए काम करो, सरेंडर मत हो, मैं तुम लोग को जो है फुल सपोर्ट करूँगा। अगर एक स्टेट का, एक प्रोविंस का होम मिनिस्टर ये कहे कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तो वो अगला जो क्रिमिनल है उसका तो दिमाग ख़राब होगा। ये इस तरीके से जो है फिर ये उज़ैर ने चारों थाने के SHO अपने कहने पे लगवाए, DSP अपने कहने पे लगवाए, और इस तरह फिर जराइम की दुनिया में वो आगे। कहते हैं कि इस जंग में 8 से 10 हज़ार लोग मरे हैं, पूरा लियारी मुतासिर हुआ है। हज़ारों की तादाद में लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हुए हैं, वो वापस लियारी नहीं आए, बशमूले में मैं खुद उस हालात की वजह से नकल मकानी कर चुका हूँ। तो मतलब इसके हवाले से पीपल्स पार्टी ने आखिरी वक्तों में तहकीकात क्यों नहीं कराई,
क्यों जिस तरह आप बात कर रहे हो जिम्मेदार ठहरा रहे हो उन लोगों को जो किसी ओहदे पर मतलब थे, उनके खिलाफ क्यों पीपल्स पार्टी ने आज तक लोग मरे हैं, लियारी तबाह हो गया था, यहाँ पर ना तालीम, यहाँ पर जो जो स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ थी, यहाँ पर दीगर जो एक्टिविटी थे वो सब खत्म हो गए थे। उसके बाद 8-10 हज़ार नौजवान मारे गए थे, लोग मारे गए थे। पीपल्स पार्टी ने उसके बाद कोई तहकीकात नहीं की, कोई रिलीफ का ऐलान भी। तहकीकात सबसे बड़ी यही है कि सबको पता तो है कि हुआ क्या था। पीपल्स पार्टी ने होम मिनिस्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को पार्टी से निकाल दिया। वो तो आखिर किसी और देखे ना, पे तो नहीं निकाला ना कि जी आपने लियारी में उज़ैर के सर चाहे वजूहत कुछ भी हो। देखें, मैं जब प्रेसिडेंट जरदारी को कहता था कि होम मिनिस्टर साहब जो हैं वो आपके दोस्त अगर हैं तो वो गलत कर रहे हैं, लियारी हमारे हाथ से निकल जाएगा, तो उस वक्त जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा प्रेसिडेंट जरदारी को कहता था नबील की बातों में मत आए, नबील में बचपन आए, नबील को क्या पता है हम क्या प्लान कर रहे हैं, मतलब वो फिर इस तरह की बातें करता था होम मिनिस्टर। तो जब ये सारे हालात जब ख़त्म हुए और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पार्टी से चला गया, मुझे मजबूरन पार्टी छोड़ना पड़ा। मेरे पास दो रास्ते से 2013 में मुझे ये पता था कि मुझे ये टिकट नहीं देंगे, मुझे टिकट नहीं मिलेगा, मेरे पास दो रास्ते, या मैं घर बैठ जाऊं या इनसे लड़ूं। तो मेरा ऑप्शन, मैं घर बैठने वाला बंदा नहीं हूं, मैं लड़ने वाला बंदा हूं। मैंने कहा मैं इनसे लड़ूंगा जिन्होंने लियारी को तबाह किया। मुझे लड़ने के लिए, जैसे बलोची में कहते हैं ना, कुमक चाहिए, मुझे कुमक चाहिए था, क्योंकि एमएनए बनना लाजमी था मेरे लिए। तो मुझे किसी एक दोस्त ने मशवरा दिया कि भाई अगर आप एमएनए बनोगे तो आपको एक किस्म का एक सपोर्ट मिल जाएगा, वरना ये तुम्हें मार देंगे। तो मैं एमएनए बना इसीलिए कि मैं इनका मुकाबला करूं, और मैं एमएनए बना 2013 में। मैंने इनका मुकाबला किया। 2015 में इनका जब खात्मा हुआ, मैंने पार्टी छोड़ दी, एमक्यू में जो चला गया था मैंने छोड़ दी, मेरा क्योंकि मिशन कंप्लीट हो गया था और मैं बाहर निकल के आया। आज अगर आप मुझे लियारी के अंदर देख रहे हो एज अ एमएनए ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने सोचा हुआ कि नबील गबोल को हमने पीछे करके गलती की। अच्छा, लियारी पर जो एक टैग है गैंग, लियारी गैंग वॉर, ये जो गैंग वॉर का टैग है ये उस दौर पे लगाया गया था जब गैंग वॉर शुरू हुआ था। आप नहीं समझते हैं कि लियारी के ना सिर्फ ये फिल्म ने लियारी के चेहरे को मस्ख किया है, बल्कि हम लोग खुद यहाँ बैठकर पाकिस्तान में या मीडिया में या खुद पीपल्स पार्टी के लोग लियारी को लियारी गैंग वॉर के नाम से पहचानते हैं, जाना पहचाना जाता है। तो इस टैग को पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत क्यों ख़त्म नहीं करना चाह रही? देखो अकरम, उस वक्त बाकी 3 साल गैंग वॉर था, गैंग नहीं थे आपके सामने। अभी तो नहीं है ना, अभी नहीं है ना, तो कराची तो में अभी कौन गैंग वॉर? अभी मैं यही देखा कराची में, लियारी में क्या नहीं हो रहा है। कराची में गैंग नहीं हुआ है। लियारी में दो बड़े आती आपस में मुतसादम नहीं हुआ, 2 बड़ी तंजीमें थी ना। देखिए 2 नहीं थी, 3 थी ना, 3-4 जितनी भी थी, मतलब ये सब था ना, सबका खात्मा हुआ ना। लेकिन कराची गैंग वॉर तो नहीं हुआ ना। कराची गैंग वॉर का नाम सुना है आपने? सिर्फ लियारी गैंग वॉर। बिल्कुल, ये बात आपकी सही है कि लियारी गैंग वॉर कैसे हटाओगे, कैसे उसको? देखिए वो एक पास्ट की बात है, पास्ट में चला गया। आज कोई लियारी को लियारी गैंग वॉर का नहीं कहता। आज भी कहते हैं नहीं, वो मीडिया के कुछ लोग अगर कहते हैं, मतलब मैं समझता हूँ कि सबसे आप डिफरेंस देखें ना, कि आज आप जितने ग्राउंड्स हैं लियारी के, आप देखें फुटबॉल मैचेस हो रही हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध सपोर्ट कर रहा है इनको, हमारे पास बेस्ट टैलेंट है, हमारे पास बॉक्सर्स, बेस्ट बॉक्सर्स हैं, गर्ल्स बॉक्सर है हमारे पास जो टॉप के बॉक्सर, वही बॉक्सर बेस्ट फुटबॉलर्स हैं, फुटबॉलर हैं, वही बॉक्सर हैं जब यहाँ से अपने पैसों के खर्चे पे जाते हैं और जब एयरपोर्ट में आते हैं तो सिर्फ लियारी वाले उनको इस्तकबाल को जाते हैं। उन्हीं की बात कर रहे हैं। मैं बहुत सारे बॉक्सरों को जानता हूँ जिनको जो जीत कर आते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको पता है जो जीत कर वाले खुद जाते हैं, उनको ले आते हैं, ना आपका मिनिस्टर कोई जाता है ना आपको। नहीं वो दूसरे, लेकिन उनको जैसे ये लड़की थी जो सुमरो, हाँ, ये बेचारी खुद आई, लियारी वाले खुद आए, उसकी बात नहीं। वो जब आई वापस जीत कर, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 40 लाख का चेक उसको दिया, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उसके 2-3 इस्तकबालियाँ दी उसको, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने उसको कितना सपोर्ट किया। उसके बाद वो हमारी एक और बच्ची है रिंद, मारिया रिंद शायद नाम है उसका, जो भी है, हाँ, उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त हम सपोर्ट कर रहे हैं। फुटबॉल स्टेडियम देखें, जाके आप पीपल स्टेडियम देखें, आप ककरी ग्राउंड को तो देखें, ककरी ग्राउंड क्या ज़बरदस्त बना है। आप लियारी जनरल हॉस्पिटल के सामने वाला ग्राउंड जाके देख कर आए, जिसमें बिलावल साहब ने खुद इफ्तिताह किया। गबोल पार्क को हम एस्ट्रोटर्फ कर रहे हैं।
हम मौलवी उस्मान पार्क को एस्ट्रोटर्फ कर रहे हैं, हम कलरी ग्राउंड को एस्ट्रोटर्फ कर रहे हैं। ये हम स्पोर्ट्स के लिए कर रहे हैं। सर स्पोर्ट्स के अलावा और क्या है? और बहुत सारी मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। 18 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग खत्म। लोड शेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। उस पर मैंने चेयरमैन बिलावल से बात की, जो मेरी लास्ट मीटिंग हुई थी महीना पहले। मैंने कहा सर आप ग्राउंड बना लोगे, आप पार्क बना लोगे, आप रोड बना लोगे, जब 16 घंटे बिजली नहीं होगी तो लोग बोलेंगे कि यार इस ग्राउंड का इसका क्या करेंगे, बिजली नहीं है। तो वो बात समझ आई चेयरमैन बिलावल को। उन्होंने फौरी तौर पर अहकाम दिए कि सोलर पार्क बनना चाहिए लियारी के अंदर। कहाँ पे? लियारी नदी में। लियारी नदी में सोलर पार्क फी घर फी यूनिट जो है 5 किलोवाट का यूनिट है। पॉसिबल है, क्यों नहीं है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपको कुछ करना है। देखें, जब नबील गबोल हट गया था, लियारी से चला गया था, तो लोगों ने कहा कि हमने नबील को लियारी से भगा के लैया पहुंचा दिया। लोगों ने क्या क्या नहीं कहा कि भाई अब नबील गबोल का खात्मा हो गया। नबील गबोल इज फिनिश्ड। आई वॉज नॉट फिनिश्ड। मैं वापस आया हूँ। तो, क्योंकि देखो आप लियारी के नुमाइंदा हो, लियारी हजारों तो कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। जैसा आपने कहा कि इज इट पॉसिबल, लेकिन हमें नजर आ रहे हैं ना। नहीं, आपको नजर आएगा। नजर आ रहे हैं ना। आप 6 महीने बाद लियारी में जो तरक्याती काम देखोगे ना, फिर आप मेरे साथ एक और मुझे बता दें, लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट में आपका क्या क्या नाम है उसमें? मेरा देखे ना, मैंने चेयरमैन बिलावल को कहा है कि लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जो है उसका फैसला साजी में आपकी तजावीज़ को ले रहे हैं, आपके आरा अब लेंगे। मैंने ये कंप्लेंट ज़रूर की है, मैंने की है ये बात। आप सही कहना चाह रहे हो कि जो मीटिंग हुई है उसमें MNA MPS को नहीं बुलाया। आप सही कह रहे हो। मैं आपको अभी 2 दिन पुरानी एक बात बताता हूँ। 2 दिन पहले लियारी जनरल हॉस्पिटल में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर अजरा पेचो को बुलाया गया। प्रोग्राम क्या था? प्रोग्राम क्या था? वो एक रोबोटेक का एक वो उन्होंने यूनिट नया ओपनिंग किया। मैंने सख्त रद्द-ए-अमल इसका जाहिर किया, दिखाया। ना मुझे बुलाया गया, ना मेरे MPS को बुलाया गया। मैंने जब उनके प्रोफेसर अंजुम साहिबा से पूछा, उन्होंने मुझे ये झूठ बोला कि हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि कोई पॉलिटिशियन को नहीं बुलाओ, कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं हो, सिर्फ एक्सपर्ट्स हो, मैंने डॉक्टर्स हों। मैंने फौरी तौर पर ग्रुप में MNA ग्रुप, क्यों वो MNA ग्रुप क्या होता है कि MNA ग्रुप में चेयरमैन बिलावल भी होता है, प्रेसिडेंट जरदारी भी होते हैं और अदी फरियाल साहिबा। ये हमारे 3 लीडरशिप हैं। मैंने उस पर लिखा, मैंने कहा भाई हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि लियारी के MNA MPS को क्यों इग्नोर किया गया, और क्या आपने ये कही है ये बात कि प्रोफेसर अंजुम ने ये बात कही है? तो फौरी तौर पर उनका रद्दमल आया कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। तो मैंने कहा फिर एक्शन ले इसके खिलाफ कि प्रोफेसर अंजुम ने झूठ क्यों बोला है। तो ये अब आपको पता है ना कि स्टे ऑर्डर पे एक औरत बैठी हुई है वहाँ पर। हमारा दोस्त एक है उज़ैर लाल, वो डायरेक्टर है। उज़ैर जो है नाम ही एक ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि अभी इस उज़ैर के साथ भी मेरा बनेगा। नहीं, वो तो आपका दोस्त भी है। दोस्त है, लेकिन इस तरह देखो, मैंने उसको भी कहा, मैंने कहा भाई तुम सारे सिस्टम चला रहे हो प्रोफेसर अंजुम के, तुम खासम खास राइट हैंड हो अंजुम। MNA MPS को ना बुलाकर तुमने अपने लिए खुद एक मुसीबत खड़ा कर दिया। नहीं, अब आते दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन पे। फ़हीम चाचड़ को प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया है और बहुत सारे और लोग हैं, इसमें लियारी का एक बंदा नजर नहीं आता। ये गलत है, बिल्कुल आपकी बात सही है। जो गलत है गलत है। मैंने ये बात कही है, क्यों बात नहीं करते? मैंने कही है ये बात। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल अभी नेक्स्ट मीटिंग में बुलाएंगे आपको बुलाएंगे मतलब? हाँ, बोला बुलाएंगे बिल्कुल। तो आपकी तजावीज़ और आरा बिल्कुल हमारी तजावीज़ लेंगे। देखिए, हम इलाके के MNA MPS हैं। मैं हूँ, यूसुफ बलोच है, उस्मान इंगोरो है। हम इलेक्टेड लोग हैं यहाँ के। हमें अगर इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो मुझे बताओ कि उनको क्या पता है कि बम्बासा स्ट्रीट की कौन सी गली में पानी का मसला है, सैफी लेन के कौन से गली में। अभी मैंने दोनों गलियों के पानी का मसला मैंने टाइम भी नहीं। आखिरी सवाल, धुरंधर पार्ट 2 के आने से पहले लियारी के जो हालात हैं उसको बेहतर कर सकते हैं ताकि लोग आकर देख सकें कि धुरंधर 2 में जो लियारी को दिखाया जा रहा है वो असल में लियारी नहीं है। लियारी अब जो है आप जाकर देखें। लियारी के हालात ऑलरेडी ठीक हो चुके हैं। आप अगर बात करें डेवलपमेंट के काम के, डेवलपमेंट की बात करें ना, रात में कोई सफर नहीं कर सकता। डेवलपमेंट की बात करें ना, डेवलपमेंट, हाँ डेवलपमेंट की। अंधेरा का मैंने आपको बताया ना कि सोलर पैनल जब तक नहीं लगेंगे। मैं वही बता रहा हूँ ना कि मतलब
आप देखिए, धुरंधर के आने से, हमारा पार्ट क्या 2 के आने वास्ता, से पहले धुरंधर को हम नहीं जानते हैं। हम जानते हैं कि लियारी में काम कर रहे हैं। धुरंधर की वजह से तो हम बैठे हैं आज। धुरंधर की वजह से आप बैठे, तो अच्छा धुरंधर फिल्म आया कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया, नहीं तो आप वही बता रहा हूं, अब धुरंधर 2 आएगा फिर वापस आपके पास आना पड़ेगा ना। अकरम बलोच मुझे पूछता है, नहीं धुरंधर आया तो अकरम बलोच मुझे पूछने का, क्योंकि तुम लियारी के हो, तुम बलोच हो और तुम्हारा हक ज्यादा बनता है, इसलिए ये मैं आपको पहला इंटरव्यू दे रहा हूँ। अब बाद में मैं कितनों को दूंगा, अब तो एक लाइन लग जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार नबील गबूल साहब। नाजरीन, आपने धुरंधर मूवी से मुतालिक सरदार नबील गबूल की बातें सुन ली। बहुत सारी बातें थी, लेकिन एक बात वो हकीकत है, धुरंधर मूवी में जो कुछ लियारी को दिखाया गया वह हकीकतन लियारी उस तरह नहीं है। तो नाजरीन, इजाज़त दीजिए, अकरम बलोच को किसी और प्रोग्राम के साथ आपके सामने पेश होंगे।